नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम इस सीरीज़ में शुरू करने वाले हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो 3 मार्कर क्वेश्चंस की उसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, या भौतिक विज्ञान की 40 से 50 3 मार्कर क्वेश्चन हमने इस पूरी स्लाइड में, इस पूरे लेक्चर्स में कवर किए हैं, जिनको आपको 3 मार्कर के उद्देश्य से ही देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मानक की पद्धतियाँ लिखें। देखो, पेपर 3, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 5, 1, 2, 3, 4 डेफिनेटली 3 मार्कर्स, लगभग हम 400 से 500 3 मार्कर कवर करेंगे इन चारों पेपरों के, जो एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 इन चारों पेपरों में आते हैं। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन है हमारा कि मापन की पद्धतियाँ क्या हैं। तो मापन की पद्धतियाँ सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस और एसआई, ये 4 पद्धतियाँ होती हैं मापन की। तो सीजीएस को हमने डिफाइन कर दिया है सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड, फ्रेंच पद्धति है, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। एफपीएस की फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश पद्धति है। एमकेएस की फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई जो है वो तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। देखो, लिखने को तो हम इसमें और भी चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में सटीक बात रखना है हमको, तो हमको इसे इसी तरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो तरंगे क्या है। तो देखो, रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंगें बेतार संचार करती हैं। रेडियो तरंगें क्या करती हैं? बेतार संचार करती हैं। लंबी दूरी की प्रसारण तरंगें हैं, तो रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, ये सब रेडियो तरंगों से ही होता है। अच्छा, रेडियो तरंगों तो आ गई, कोई बताएगा कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी, कोई बताएगा? तो देखो, एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन नामक एक व्यक्ति थे। रोंटजन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी एक्स किरणों की खोज। ठीक है, किसने की थी? रोंटजन। रोंटजन नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों गति के समीकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण को समझाइए। तो देखो, बल आघूर्ण क्या होता है कि फोर्स के द्वारा, मतलब हमने किसी चीज़ में बल लगाया और हमने उसको गोल गोल ऐसे 360 एंगल पे घुमा दिया, तो हमने क्या किया? बल आघूर्ण लगाया, यानी कि उसको एक चक्कर लगवा दिया। ठीक है, तो बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाना बल आघूर्ण कहलाता है, उसी अक्ष पर, है ना। यानी कि जैसे कि पृथ्वी, जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं ना, तो वो बल आघूर्ण है, अपनी ही अक्ष पर घूमना। ठीक है, बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसमें दिशा होती है ना, क्या होती है? दिशा होती है। और पेचकस को घुमाना, देखो पेचकस को हम गोल गोल ऐसे घुमाते हैं 360 डिग्री पर, उसी एक ही जगह रख के गोल गोल घुमाते हैं ना, तो वो हो गया बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर्षण। तो घर्षण क्या होता है? देखो, हम जब चल पा रहे हैं तो घर्षण एक तो क्या होता है, जैसे मैं चल रहा हूँ, है ना, तो मैं अपना फोर्स लगा रहा हूँ आगे चलने के लिए, तो घर्षण उसके विपरीत लगेगा आगे से, है ना। जो फ्रैक्शन होता है ना, घर्षण मतलब फ्रैक्शन। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो उनके मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है, वही घर्षण बल है। ठीक है, इसके बाद गति के विरोधी में, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, उदाहरण मनुष्य का चल पाना, धरातल पर गेंद का लुढ़कना। देखो, ये एक डायग्राम बना दिया मैंने घर्षण का। अपन एग्जाम में ये चीज़ थोड़ी सी लिख करके आएंगे तो अपने को नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करें। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा लिखनी है। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल? तो देखो, कोई भी जो पिंड होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ है ना, जिसको, जैसे हमारे, मेरा वेट है, मान के चलो मेरा वजन 80 किलो है, तो 80 किलो मेरा वेट नहीं है। मेरा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी का जो फोर्स है, वो मुझे उस स्पीड से खींच रहा है, समझ रहे हो? वो चीज़ है। ब्रह्मांड में स्थित सभी द्रव्यमान वाले पिंडों द्वारा अन्य पिंडों पर आरोपित आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल किया जाता है। किसी भी द्रव्यमान का पिंड है उस पर जितना गुरुत्वाकर्षण, जितना बल, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, आरोपित आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यही भार होता है, यही व्यक्ति का वजन होता है। ठीक है, क्षेत्र विस्तृत होता है। क्षेत्र, अब देखो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, लेकिन क्या प्रभावशाली ऐसा है कि तुम्हें भाई पकड़ के एकदम जमीन के अंदर ही घुसेड़ दिया? नहीं ना, कम प्रभावशाली है। आप ऊपर भी उड़ रहे हो, आप स्लाइडिंग भी कर लेते हो, आप पैराशूट से भी उड़ लेते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन आप प्रभावशाली इतना है कि पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो इसकी विशेषताएं बताओ। तो अभी विशेषताएं हमने देख ही ली हैं। कम प्रभावशाली होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, सदैव आकर्षण मतलब आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, अच्छा देखो, एक इसमें 2 फैक्ट और अपन ऐसे कर लेते हैं। जब भी हमको कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करना होता है ना, जैसे फ्रांस या फिर ऊपर जो यूरोपीय देश हैं, उनको अपना कोई रॉकेट लॉन्च करना है, तो वो तो ध्रुव के नज़दीक है, तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है?
ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ से कोई भी रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह नहीं की जाती। अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्पीड से हमको रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा, तब जाके वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलेगा। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण किसी भी मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से किसी वस्तु को पलायन करना है यानी कि ऊपर भेजना है, तो क्या स्पीड से भेजेंगे? तो उसका है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को भेजेंगे तो वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे पलायन कर जाएगी। अब होता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण सबसे कम कहाँ होगा? तो सबसे कम भूमध्य रेखा पर होगा, है ना। जब भी कोई गोल वस्तु को आप स्पीड में घुमाएंगे तो वो ध्रुवों पर कैसे घूमेगी? कम स्पीड में घूमेगी और सेंटर पर तेज स्पीड में घूमेगी, इसलिए वो घुमाव के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो भूमध्य रेखा होती है उस पर कम हो जाता है। तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, और एक ये संरक्षी बल है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारामापी। तो धारामापी क्या उपकरण है? धारामापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में यानी कि कोई भी परिपथ है, किसी भी परिपथ में यानी कि कोई भी परिपथ में धारा की उपस्थिति को मापा जाता है कि कितनी धारा बह रही है किसी परिपथ में, ये मापा जाता है किसके द्वारा? धारामापी के द्वारा। तो धारामापी को कैसे प्रेजेंट करते हैं? वो जी, कैपिटल जी से हम धारामापी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन की गति के नियम। तो देखो न्यूटन ने जो सर आइजैक न्यूटन थे, न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व को दर्शाता है, दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन की गति के नियम, इसने सिर्फ नियम के बारे में पूछा है, तो तीनों नियम हम डिस्क्राइब कर देंगे, छोटी सी परिभाषा दे देंगे। न्यूटन ने भौतिक विज्ञान में गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने भौतिक विज्ञान में गति संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया। ये बल वस्तु पर लगने वाले बल और उसमें उत्पन्न हुई गति के बीच संबंध बताते हैं। किस पर? बल और गति के बीच संबंध बताते हैं न्यूटन के नियम। अब न्यूटन के तीनों नियम देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, है ना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन कहाँ है भाई? अच्छा, क्वेश्चन ऊपर छुपा हुआ है। तो भाई क्वेश्चन है कि त्वरण क्या होता है ना। गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण सदिश राशि होती है। ये क्वेश्चन आप लिख लो कि त्वरण क्या होता है, और त्वरण का मान जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक। ठीक है, कौन सा मात्रक? हाँ ठीक है, ये होता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं इससे आपको बताऊंगा, आगे क्वेश्चन बता दूंगा। सदिश राशि मतलब दिशा नहीं होती है या दिशा होती है? दिशा होती है। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सदिश राशि है, इसका मात्रक ये है। नेक्स्ट है फर्मी। क्या होता है? फर्मी एक मात्रक है इसका, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना FPS, ये सारे, उसी तरह फर्मी भी एक मात्रक है। इसका उपयोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। अब देखो नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर, ये होता है नाभिक का आकार। तो फर्मी कितना होता है? 10 की घात कितना होता है फर्मी? बोला है ना, 10⁻⁻15 मीटर है। इसका उपयोग नाभिक के आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये होता है कार्य। कार्य की डेफिनेशन क्या होती है? कार्य का होता है कि बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा में, यानी कि कोई किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट कर देना, है ना। क्या कर देना? कोई वस्तु एक जगह पर रखी है और मैंने उसको जरा सा हिला दिया, तो वो मेरा टच कार्य किया है उसको डिस्प्लेसमेंट में। अगर अच्छा एक और चीज़, जैसे कोई बहुत बड़ी हमारे घर में दीवार है ना, रूम की दीवार है, मैं उस पर बहुत सारा फोर्स लगा रहा हूँ, वो नहीं हिली, तो क्या मैंने कुछ कार्य किया? मैंने चाहे कितना ही दम लगाया हो, चाहे मैं दिन भर थक गया हूँ, लेकिन फिजिक्स के नियम से मैंने उस पर कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं उसमें क्या नहीं कर पाया? क्योंकि मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि मैं उसको थोड़ा भी हिला नहीं पाया। इसलिए फिजिक्स के नियम में उसमें कोई भी कार्य नहीं किया। वस्तु की दिशा में या किसी भी चीज़ में परिवर्तन जरूरी है, ठीक है, तभी वो कार्य माना जाएगा। परिवर्तन नहीं होगा तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से अपसारित होती हैं। अब अपसारित मतलब क्या है? अपसारित होती है मतलब फैलती हैं, ठीक है, फैलती अपसारित होती हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक आभासी प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गति का प्रथम नियम। देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो न्यूटन ने गति संबंधित हमें नियम दिए और गति का एक प्रथम नियम जान रहे हैं। तो गति का प्रथम नियम क्या है? गति का प्रथम नियम है कोई पिंड यदि विराम अवस्था से, देखो मैंने बताया था, जैसे मान के चलो हम किसी बस में, वही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जो बहुत पॉपुलर है, जैसे हम किसी बस में बैठे हैं और बस अचानक से चल पड़ी, तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे, और बस चलते चलते एकदम से रुक पड़ी तो पीछे की ओर झटका लगता है। क्यों? इसी नियम के कारण, प्रथम नियम, जड़त्व के नियम के कारण। क्योंकि हम स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो हमारी जो बॉडी का मतलब जो बस से टच वाला पार्ट है वो तो स्थिर अवस्था में ही रहा। वो क्या रहा?
स्थिर अवस्था में ही रहा, जैसी बस मतलब जैसी बस चलने को हुई तो हमारी बॉडी का जो टच वाला पार्ट है वो तो इस तुरंत स्पीड में आ गया, लेकिन जो अपर बॉडी का अपर पार्ट है वो अभी भी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए हमें झटका लगता है। अब डेफिनेशन कैसे लिखनी है हमें मेंस में वो दिख रहे हैं कि कोई पिंड यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बहाबल ना लगाया जाए, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो वह उसी दिशा से उसी स्पीड में उसी तरह से गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बहाबल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कोई पिंड यदि विराम अवस्था में है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड जो नियम है गति का द्वितीय नियम, किसी पिंड पर संवेग में परिवर्तन की दर, देखो अब संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया हो। बहुत सारी बुक्स में ना बहुत सारी डेफिनेशन है, इसे बल का नियम हम कहते हैं। मैं बता देता हूँ पहली बात तो इसे बल का नियम कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारी बुक में कुछ भी अंडरस्टैंड दिया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, नहीं समझ आता बच्चों को। सबसे इजी और सबसे आसान डेफिनेशन है, मेंस में हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, जिसको नोट करनी है आराम से नोट कर सकता है। ठीक है, बहुत ही शानदार डेफिनेशन है और हम इसे इजीली समझ के वहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी पिंड पर संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया हो। ये बल संबंधित न्यूटन ने दूसरा नियम बल संबंधित नियम दिया था। 3 मार्कर के हिसाब से बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत शानदार लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, आपको जैसे समझ में आते हैं आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। अब गति का तृतीय नियम मैंने बताया था अभी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है ना। तो कौन सी, जैसे कि मैंने मान के चलो एक सेकेंड, लाइक मैंने किसी में थप्पड़ मारा बहुत तेज, तो क्या उसके उसके गाल पर ही मतलब चोट लगेगी? क्या मेरे हाथ में चोट नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, मेरे हाथ में भी उतनी ही चोट लगेगी। तो बंदूक की गोली सेम चीज़, जितनी स्पीड से बंदूक की गोली हमने बाहर फेंकी उसी स्पीड से हमारा हाथ पीछे झटका देता है, पीछे झटका लगता है। ठीक है, ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है हमारा शंट क्या है। अब देखो शंट क्या है, एक तार होता है। शंट क्या है? शंट एक तार होता है, यह एक कम प्रतिरोध का, कम प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध मतलब जब हम किसी भी चीज़ को कोई मतलब एक बहुत स्पीड में कोई धारा बह रही है तो उसे वो धारा उसको कोई रोक रहा है तो उस रोकने वाली चीज़ को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यदि यह एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है कि एकदम से बहुत तेज वोल्टेज आता है तो एक कम प्रतिरोध का तार है, इसमें से ज़्यादा तार करंट तो प्रवाहित नहीं हो सकता ना, नारा फ्लो नहीं हो सकता, तो करंट फ्लो नहीं होगा, ये तुरंत तार जल जाएगा और तुरंत टूट जाएगा, जिससे हमारी जो धारा मापी है वो सेफली बच जाएगी, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है द्विविमीय गति। तो देखो द्विविमीय गति क्या है? जब भी हम गोल गोल गति कर रहे होते हैं ना, ऐसे किसी भी गोल गोल सेंटर इस पर गति कर रहे हैं तो देखो ये वाली गति हो ही रही है ना, और एक गति और हो रही है ना, तो ये द्विविमीय गति होती है। द्विविमीय मतलब वक्रीय पथ पर गति करता है, तो उसे कोई भी पिंड जब वक्रीय पथ पर यानी चक्रीय वक्रीय यानी कि गोल गोल पथ पर गति करता है तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे समतल पर गति है ना, समतल मतलब इस पर जो गति होती है, अब इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी, इसमें लैंग्वेज में तो चल ही रहा है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो देखो अभी के एक दो बल होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। कैसा? देखो पूरी डेफिनेशन सुनो। जब कोई कण जब कोई कण वृत्तीय परिधि में घूम रहा होता है, कोई कण नहीं, हम अपने आप को देख लेंगे। जब हम मान के चलो वो रेल वो वाला कुआं नहीं देखा, वो मौत का कुआं जो आता था उसमें, मतलब मेलों वगैरह में मौत का कुआं आता था, सेम वही मौत के कुएं में आदमी घूम रहा है। ये सोच लो वृत्तीय परिधि में घूम रहा है, तो वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर यानी कि सेंटर की ओर, यानी कि ये हो गया आपका मौत का कुआं, और ये आदमी कोई इस पर घूम रहा है ऐसे, तो यहाँ पर ये केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा। यहाँ पर सेंटर में केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जो आभासी होता है। जो आभासी मतलब जिसको हम आभास कर सकते हैं ना, फील कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई बल लग रहा है जो हमें अंदर की ओर खींच रहा है। ठीक है, फोर्स कार्य करता है, यह अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, सूर्य का ग्रह चारों ओर ग्रहों की गति है ना, जब ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ भी एक आभासी बल कार्य करता है, ये होता है आभासी बल। कौन सा बल? दोबारा से बता रहा हूँ, जब कोई पिंड या फिर कोई भी मतलब आप पिंडी लिख लो, कोई भी पिंड, जब कोई कण लिख लो, कण, जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक आभासी बल कार्य करता है, यही अभिकेंद्रीय बल है। अब नेक्स्ट है आपका अपकेंद्रीय बल। अभी मैंने ऊपर बताया वही अपकेंद्रीय बल। अब देखो सेंटर की ओर लग रहा है मतलब अभिकेंद्रीय बल। अब अगर सेंटर की ओर ही बल लगेगा तो व्यक्ति तो बीच में गिर जाएगा कुएं में अंदर। ठीक है, फिर बैलेंस बनाए रखने के लिए एक अपकेंद्रीय बल भी लगता है जो बाहर की ओर लगता है, तो ये बैलेंसिंग हो गई, इसलिए आदमी आराम से चल पा रहा है। अपकेंद्रीय बल
वृत्तीय मार्ग में गति करते समय वस्तु पर बाहर की ओर, वो अंदर की ओर लग रहा था, ये बाहर की ओर लगने वाला आभासी बल अपकेंद्रीय बल होता है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े अपकेंद्रीय बल में, जब सेंटर से गोल 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 घूमती है ना वॉशिंग मशीन, तो सारे जो कपड़े होते हैं ना वो बाहर की ओर फेंकते हैं ना। अब सेम चीज़ आपने देखा होगा, मम्मी वगैरह जब हमारी कभी वो जो गाँव में रई नहीं चलाते थे, है ना, जैसे मट्ठा वगैरह निकालते थे, घी वगैरह निकलता है, सेम चीज़ उसमें भी यही लगता है अपकेंद्रीय बल। अब एक होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब भी कोई वस्तु डूब जाती है ना, तो डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर, है ना, मतलब ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान एक बल कार्य करता है, जो वस्तु में ऊपर की ओर कार्य करता है, नहीं, इससे वस्तु डूबती नहीं है ना। जिसका उसने मतलब देखो, मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, जैसे कि कोई वस्तु, मतलब मैं जब मान के चलो समुद्र, मतलब उसमें कूदा किसी नदी वगैरह में, ठीक है, तो जितना मेरा वेट है उतना ही मेरा जो शरीर है उतना पानी अगर हटा देगा तो मैं डूबूंगा नहीं। द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान होता है, कितनी हटाए गए द्रव के भार के समान होता है, नहीं, उतना मेरा वेट है ना, उतना ही मैं पानी निकाल पाऊंगा, तो मैं डूबूंगा नहीं, ठीक है, साइड कर पाऊंगा। तो डूबी हुई वस्तु में ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जो उसे ऊपर रखता है, ठीक है, वो होता है उत्प्लावन बल, ठीक है। अब एक सिद्धांत होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में भी सेम यही है कि कोई वस्तु, जहाज वगैरह जो पानी में तैरते हैं या फिर हम लोग तैरते हैं, तो किस तरह कैसे तैरते हैं, है ना, तो घनत्व से संबंधित है, किसी वस्तु का कितना घनत्व है ना, तो उससे संबंधित है आर्किमिडीज का बल, मतलब आज के आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो उससे संबंधित है। उदाहरण अब देखो, उत्प्लावन बल का उदाहरण क्या है? दूध मापी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, पानी में बर्फ तैरती है तो इसी सिद्धांत पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम सेम चीज़ है, सभी को पता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती का है रासायनिक ऊर्जा में से प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी है ना, जैसे कि कोई पेन किसी मतलब टेबल पर रखा है, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है ना, स्टेबल है पहली बात तो, लेकिन जमीन से ऊंचाई पर है ना, गुरुत्व से ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पर मतलब गुरुत्व के बल के विरुद्ध कोई वस्तु कार्य कर रही है, तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा तो होगी ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसने कार्य किया है ना, तो कोई ना कोई ऊर्जा तो होगी, तो इसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। तो किसी पिंड की में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, इसका होता है mgh। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण उत्पन्न हो रही है ना, गति के कारण, जैसे कोई भी, जैसे अंतरिक्ष में वायुयान चल रहा है, गतिज ऊर्जा है ना उसके अंदर। वस्तु में गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे बंदूक की गोली ऊपर वायुयान का चलना गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। भारहीनता। अब देखो भारहीनता क्या होती है? भारहीनता का कभी आपने महसूस किया होगा कि नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार किया है। जैसे अब लिफ्ट में ऊपर की ओर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, अब एकदम से लिफ्ट का तार टूट गया, तो हम जब स्पीडली फ्रीली जब नीचे की ओर आते हैं बहुत स्पीड में, तो हमें अपना जो वेट है ना वो बिल्कुल जीरो लगने लगता है कि हमें कुछ वेट ही नहीं है और स्पीड में बहुत लिफ्ट नीचे आ रही है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम भारहीनता। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के कारण इसी के कारण पृथ्वी प्रतिक्रिया बल के कारण होता है, इसी के कारण पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह अपने बताई था, प्रतिक्रिया बल के कारण पृथ्वी अपनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वस्तु का द्रव्यमान, एक सेकंड, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता, तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो कभी शून्य नहीं हो सकता, अतः उसका गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है और उसे हम भारहीनता कहते हैं। जैसे लिफ्ट से नीचे उतरते समय अचानक उसका तार का टूट जाना, तो हम स्पीड में नीचे आ जाते हैं। अंतरिक्ष यान में बैठे यात्रियों को भारहीनता का अनुभव होता है, ठीक है भैया। कार्य ऊर्जा प्रेमी को समझाइए। तो कार्य ऊर्जा प्रेमी, तो अभी अपन ने कार्य के बारे में बात कर ली कि कार्य क्या होता है। ऊर्जा, एक सेकंड में किया गया कार्य शक्ति ऊर्जा हमारा। अब किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा, क्या लिखा है वो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अच्छा, कार्य और ऊर्जा में परिवर्तन बताना है, कार्य और ऊर्जा प्रेमी को समझाइए। यार ये बहुत शॉर्ट में लिख दिया गया मैंने। किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा के। अच्छा ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ, रुको। देखो मान के चलो मैंने किसी वस्तु को धक्का दिया है ना, इस बॉल को, और ये स्लिप होके इतनी दूरी तक आ गई, तो इसमें कितनी गति हुई? अब मान के चलो इसमें इतनी गति हुई, तो मैंने इतना ही तो बल लगाया होगा इसमें, जितनी इसमें गति हुई। तो किया गया कार्य बराबर होता है वस्तु में उत्पन्न हुई गतिज ऊर्जा के बराबर हो। तो किसी भी वस्तु में किया गया कार्य उसमें उत्पन्न हुई गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय। नेक्स्ट है केपलर का नियम। तो केपलर, खगोल वैज्ञानिक केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। कक्षाओं का नियम, तो अब कक्षाओं का नियम मतलब होता है कि भाई जो ग्रह हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये तो है कक्षाओं का नियम। 3 नियम दिए, एक तो दिया कक्षाओं का नियम, एक दिया क्षेत्रीय चाल का नियम, तीसरा दिया परिक्रमण का नियम। तो
केपलर का तीनों नियम लिखने हैं अपने को, ठीक है। तो पहला नियम था प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करता है। दूसरा, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। सूर्य का परिक्रमण काल यानी कि टी, परिक्रमण काल का टाइम टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा ए के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टी अनुक्रमानुपाती ए क्यू। ऊर्जा क्या होती है? देखो, ऊर्जा वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती है ना। मात्रक जूल होता है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, जो हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर यानी कि एक सेकंड में कितना काम किया, एक सेकंड में कितना काम किया उसको हम शक्ति कहते हैं। कि किसी व्यक्ति ने एक सेकंड में या किसी मशीन ने एक सेकंड में इतना काम कर रही है तो वो उसकी शक्ति है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति अदिश राशि है। अदिश मतलब दिशा होती है, नहीं होती, दिशा नहीं होती है ना। शक्ति अदिश राशि, इसका देखो W/T यानी कि कार्य बटे समय। माप क्या है? मापक है वॉट, वॉट में शक्ति को मापा जाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश हमारी आंखों को दृश्य संवेदना प्रदान करता है, देख पाते हैं ना हम। सरल रेखीय गति करता है। विभिन्न दो माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न, देखो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है, या अभिलंब से नज़दीक आ जाती है। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे। अब देखो इसका डायग्राम देख लो जरा। ये तो अभिलंब हैगा, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। ये आई आपतित किरण और ये थोड़ा सा इधर को झुक गई, तो आपतित किरण तो ये रही और ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, है ना। तो ये सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। कांच कौन सा हो गया? कांच वायु विरल माध्यम हो गई, कांच सघन माध्यम हो गया। और उदाहरण है इसका तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस पे निर्भर करता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो आपतित किरण आई, उसी माध्यम में लौट गई। अच्छा, इन दोनों का कोण हमेशा बराबर होगा, इसका भी थीटा होगा, इसका भी थीटा होगा, ठीक है। ये नियम आपतन कोण परावर्तन कोण समान होंगे, ठीक है। दोनों का कोण क्या होगा? बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वापस सघन माध्यम में ही लौट आए तो हम उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? देखो मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मैंने एक केबल, मतलब एक पाइप बनाया जिसमें से ऑप्टिकल फाइबर केबल मान लो, है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल बना दिए मैंने, देख रही है ना, ये केबल है गोल गोल। एक सेकंड रुको, देखो अच्छे से बनाया था। ठीक है, ये हो रहा है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण अधिक होता है क्रांतिक कोण से। ऊर्जा का क्षय नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। हीरे का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही परिणाम है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल इसी सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर? किसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे जो क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, ये हमारे बहुत सारे 3 मार्कर क्वेश्चन, लगभग 40 3 मार्कर क्वेश्चन फिजिक्स के कंप्लीट हुए हैं। इसी तरह सीरीज चलती रहेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कवर होंगे 3 मार्कर के। पेपर 3 पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पर 3 मार्कर का। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएँ। जैसे ही अगली वीडियो आएगी 3 मार्कर की, लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें। केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड आएगी, है ना, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड आएगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।